IIT जेईई एडवांस का ये मुझे सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन लगा, बिकॉज इसको सिर्फ लगभग 1600 स्टूडेंट्स जो है सॉल्व कर पाए थे पेपर के दौरान, और इसकी फुल करेक्ट परसेंट जो है वो सिर्फ 0.88 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। एंड आई फील इस वीडियो को देखने वाले जो दर्शक हैं उसमें से भी हार्डली 2 या 3% लोग ही, उससे भी कम आई फील, इस सवाल को जो है सही सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सारे ऑप्शंस करेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि एक का करेक्ट आंसर दे दिया, या दो का दे दिया, या तीन का दे दिया, या चार का दे दिया। जितने करेक्ट एक्चुअली में है उतने एग्जैक्ट लाइन की +4 नंबर अपने को लाने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, सवाल तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करो और कमेंट में मुझे अपना आंसर और एक्सपीरियंस बताओ। ऑल राइट, आई होप तुमने इसको फेयर ट्राई दिया होगा। अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। सवाल बड़ा ही छोटा सा है, प्यारा सा है, देख के डर नहीं लग रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, देखने में बहुत बड़े होते हैं, डर लगता है, ये उन ब्रीड में नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़, एस एक सेट है जिसमें 0 से 1 के बीच के जो इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो आ रहे हैं, 1 से 2 के बीच के नंबर आ रहे हैं, 3 से 4 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने बोला है कि जो टी सेट है उसमें सिर्फ 4 नंबर है ना, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं तो मतलब इन्हीं 4 नंबरों को कंसिडर कर रहे हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो इस सेट में सिर्फ ये 4 नंबर है। आगे बात करते हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम S to T। समझ रहे हो, जैसे अपना S to T इस तरह से लिखा जाता है फंक्शन में, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जहाँ पर S जो है वो आपकी डोमेन होती है, और आपकी जो T होती है वो कोडोमेन होती है, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको रेंज भी कंसिडर कर सकते हो, बट कोडोमेन बोलेंगे प्रिसाइज रहने के लिए, तो ये हमारी कोडोमेन होती है। ऑलराइट, तो S to T फंक्शन जिसने ड्रॉ किए सभी ऑप्शंस में ये, और हर फंक्शन के बारे में अलग अलग चीज़ पूछ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसने सवाल रट्टा वट्टा मार लिए हैं, ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे लग जाता है। थ्योरी इसकी फंडामेंटल क्लियर नहीं है कि क्या एक्चुअली कंटिन्यूस फंक्शन होता है, क्या हमारा डिफरेंशियल फंक्शन होता है ना, ऑन द वेरी कोर लेवल क्या होता है ये, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्या इंक्रीजिंग होता है, ये सब डिफरेंस जिसको नहीं पता है वो इस सवाल में जो है हार जाएगा, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ। तभी तो 1600 लोग सॉल्व कर पाए, मतलब बहुत ही कम अमाउंट है भाई 1600 तो। ऑल राइट, तो मैं इसके सॉल्यूशन के साथ जो है शुरुआत करता हूँ भाई। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले डोमेन के एलिमेंट्स की बात करते हैं, 0 1, और 1 से लेके 2, और 3 से लेके 4 के बीच में यहाँ पे बात हो रही है। तो मैं एक बार यहाँ पे 0 प्लॉट कर लेता हूँ, 1 प्लॉट कर लेता हूँ, 2 प्लॉट कर लेता हूँ, 3 प्लॉट कर लेता हूँ, और 4 प्लॉट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो ये सारे नंबर्स मैंने प्लॉट कर लिए हैं। डोमेन अपनी कहाँ से कहाँ तक है, एक तो 0 से 1 के बीच के नंबर कंसिडर करने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना 0 और 1 की बात नहीं हो रही है। एक हमें यहाँ पर करने हैं 1 से लेके 2 तक के बीच के सारे नंबर, और 2 से 3 का इसने इंटरवल कंसिडर नहीं किया है, तो 3 से 4 तक के बीच में हमें नंबर सारे कंसिडर करने हैं। तो इन नंबर को लेबल भी कर देते हैं, 0 है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो ये बोल रहा है कि अगर टी हमारी इसकी जो है कोडोमेन होती है, और एस जो है हमारी इसकी डोमेन होती है, तो क्या इनफाइनाइटली पॉसिबल फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। आंसर तो इसका येस ही है। जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग है वो तुरंत बता सकता है, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है मैं तुम्हें फील कराने की कोशिश करता हूँ। तो 0 से 1 के बीच में ये हम देख लेते हैं। तो अलग अलग नंबर पे अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे f(0.1) जो है ये मेरा लेट से 3 के बराबर हो गया, और f(0.2) जो है ये मेरा 4 के बराबर हो गया। 4 तो डोमेन में नहीं, तो 4 नहीं रख सकते, अपन यहाँ पर 0 रख देते हैं। और f(0.11) जो है वो मेरा, एक काम करते हैं 1 के बराबर कर देते हैं। ऐसे ही डोमेन में अलग अलग एलिमेंट्स को तुम अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हो, जो हमें कोडोमेन में दे रखी हैं, फिर रेंज में दे रखी हैं, जो कि सेट टी में बिलोंग करती हैं। तो तुम कुछ भी दो, तुम ये वैल्यूज चेंज कर दो, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तुम बना सकते हो ना। तुम यहाँ पर f(2.3) तो आएगा ही नहीं, वो डोमेन में नहीं है। 3.2 को लेट से कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक 0 1 2 3 में से ही कोई वैल्यू उठानी है, तो तुम इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज डोमेन में ही तुम्हारे इनफाइनाइट पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। तो इस चीज़ को आई होप कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे जिनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, बट मेरी बात को फील करने की कोशिश करो। डोमेन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो तुम कितने भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। मतलब 0.1 पे 3 आ सकता है, 0.1 पे मैं 1 भी कर सकता हूँ, 0.1 पे मैं 2 भी कर सकता हूँ, 0.11 पे अलग चेक करेंगे, 0.111 पे अलग चेक करेंगे, 0.112 पे अलग चेक करेंगे। तो ऐसे ही इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर है डोमेन में, उन्हें अलग अलग अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं इन 4 नंबर में से। तो इनफाइनाइट केसेस ही तो बनेंगे अपने। दैट इज़ वाई हमारा जो फर्स्ट केस है वो बिल्कुल सही होगा। देर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम S to T। अब काफ़ी लोगों ने इसको पार्शियली करेक्ट किया था इस सवाल को जेईई एडवांस के पेपर में, तो आई फील ए वाला जो है बहुत सारे लोगों ने मार्क किया होगा, जिनका ये सही हो गया होगा, बाकियों को उन्हें छेड़ा नहीं होगा, बिकॉज सवाल तो इसके बाद ही स्टार्ट होगा। आगे का सवाल है हमारा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम S to T। इस सवाल में थोड़ा सा हमारा लफड़ा है, ध्यान से दोबारा पढ़ना इसको। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T। अब देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और इंक्रीजिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब हर वैल्यू के बाद बढ़ेगा। इंक्रीजिंग में ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ा। ठीक है, बट ये बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे ये है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा ये होगा, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो हर समय बढ़ रहा है।
तो ये बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोशिश करते एक बार समझने की कोशिश करते, देखो हमारे डोमेन में अगर बात करें तो डोमेन में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, और हम कोडोमेन में बात करें, बेसिकली हम रेंज में बात करें, तो हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं डोमेन में कोई भी रैंडम 4 नंबर उठाता हूँ, ठीक है, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, और अगला मैं लेता हूँ एफ ऑफ x4। इन चारों को मैंने अलग अलग पॉसिबल वैल्यू असाइन कर ली। इसको मैंने लेट से 1 कर दी, इसको मैंने लेट से 0 कर दी, इसको लेट से मैंने 2 कर दी, इसको लेट से मैंने 3 कर दी। अब जो अगला एफ ऑफ x5 आएगा वो इन सब में से ही कोई एक होगा ना, 0 1 2 3 में से ही तो हो सकता है, और कोई थोड़ी हो सकता है। और ऐसे ही x इन्फिनिटी तक है, क्योंकि डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना। तो बेसिकली ये बात तय है कि फंक्शन तो मैनी वन ही होगा, मतलब कोई ना कोई दो, एट वर्स्ट दो ऐसे x होंगे जिन पर हमारा y सेम आ रहा होगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे x होंगे जिन पर हमारा y सेम आ रहा होगा। इनफाइनाइट ऐसे x होंगे जिन पे हमारा y सेम आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये बात तो तय है कि ये मैनी वन फंक्शन तो रहेगा, बिकॉज 1 1 नहीं हो सकता, 4 ही वैल्यूज़ है भाई रेंज में, समझ रहे हो, और डोमेन में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे 1 1 तो ये नहीं हो सकता, और अगर 1 1 नहीं हो सकता तो यार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं हो सकता, बिकॉज मैनी वन फंक्शन है फिर ये। तो आई होप ये तुम समझ गए होगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक मैनी वन फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो ये पहले तो रेड कलर से अपन हटाते हैं, रेड गलत के लिए यूज़ किया जाता है, तो बी पे क्रॉस लगाते हैं और ए पे अपन ग्रीन टिक लगाते हैं। कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान रखना, बहुत डीप में तुम्हें समझना पड़ेगा, जो जिसके दिमाग से इस समय ये पार हो रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला, सबसे टफेस्ट ऑप्शन है भाई, मुझे भी समय लग गया था थोड़ा सा इसको डिकोड करने में। आई वॉज लाइक वेट व्हाट द हेल, लाइक कॉमन लैंग्वेज है ये यूज़ की जाती है, लैंग्वेज थोड़ा लैंग्वेज का गेम इसने खेला है इसमें। बट इस तरह के सवाल मुझे पर्सनली रेयरली देखने को मिले हैं। फंक्शंस चैप्टर के मैं हज़ारों सवाल सॉल्व कर चुका हूँ, बट ये जो है थोड़ा सा खेल गया ये। इसको बड़े ध्यान से समझना, और आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना। ये जो एट मोस्ट लिखा है ना, सारा खेल इसी का है, बदतमीज सवाल है ये। समझते हैं पहले। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी बताने हैं, है ना। एस टू टी वही है, सेम चीज़ है। तो हमने डोमेन के एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं। एक तो डोमेन में हमारा 0 से 1 है, एक में 1 से 2 है, और 3 से 4 है ना। ये बीच वाला पार्ट डोमेन में नहीं है। तो हमें ये बेसिकली पूछ रहा है कि हमें कंटिन्यूस फंक्शन देखने कितने हो सकते हैं। देखो 0 से 1 है ना, 1 हमारा डोमेन में नहीं है, ना 2 डोमेन में, ना 3 डोमेन में, ना 4 डोमेन में, ना 0 डोमेन में है। तो इन पॉइंट्स पे चेक नहीं करेंगे, इनके बीच में चेक करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में अगर मुझे कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है, ठीक है, सबसे पहले डोमेन का पहले एलिमेंट उठाते हैं। तो या तो वैल्यू उसकी थ्रू आउट 0 रहनी चाहिए, थ्रू आउट 1 रहनी चाहिए, थ्रू आउट 2 रहनी चाहिए, थ्रू आउट 3 रहनी चाहिए, है ना। इन चारों में से कोई एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होनी चाहिए। तो ये मैं प्लॉट कर देता हूँ, 1 और 2 और 3, इन चारों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। या तो ये 0 से 1 के बीच में थ्रू आउट 0 रहेगा, या थ्रू आउट 1 रहेगा, या थ्रू आउट 2 रहेगा, या थ्रू आउट 3 रहेगा। चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी चुन सकते हो। मतलब 0 से 1 के बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और 1 पे तो एनीवे ब्रेक होगा, बिकॉज 1 तो डोमेन में ही नहीं है ना। इसके बाद अगली हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, बेसिकली 1 से लेकर 2 के बीच में भी 4 ही पॉसिबिलिटी होंगी। या तो ये थ्रू आउट 3 रहेगा, या थ्रू आउट 2 रहेगा, या थ्रू आउट 1 रहेगा, या थ्रू आउट 0 रहेगा। समझ रहे हो, थ्रू आउट रहना पड़ेगा, वरना टूट जाएगा फंक्शन। डिसकंटिन्यूस थोड़ी बना सकते हैं इसको अपन, कंटिन्यूस फंक्शन रखना है, समझ रहे हो। सेम गोज हमारा यहाँ पर एक और केस आ जाएगा। अगले इंटरवल की बात करें 3 से 4 है, तो यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4। तो हर केस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, टोटल 64 हमारे ऐसे पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं जो थ्रू आउट कंटिन्यूस है। ना सो मैनी स्टूडेंट्स विल बी लाइक, अच्छा मैं एक बार रैंडम केस बना के देखता हूँ। भैया यार तुम तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ। मैंने बोला 0 से 1 के बीच में लेट से ही फंक्शन 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। 0 पे खाली गोला छोड़ेंगे, और 1 तक हम डार्क कलर करेंगे, और 1 पे फिर खाली गोला छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1 से लेकर 2 के बीच में, लेट से मैंने इसको 3 कर दिया, तो ये खाली गोला और 3 तक गया ये, और फिर खाली गोला, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा 3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा ये मैंने छोटी सी गड़बड़ी कर दी, ये 2 से 3 के बीच में तो है ही नहीं, एक्चुअली हमारा 1 से 2 है। तो 1 कर देते हैं, वैसे 2 रख देते हैं, और यहाँ खाली गोला एक और। अब आगे इसको थोड़ा वाइट लाइन को बढ़ाते हैं, और मैंने बोला ये 3 है, और मैंने बोला ये 4 है। 3 से 4 के बीच में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने इसे 1 कर दिया। तुमने बोला ना कि कंटिन्यूस रखना है 3 से 4 के बीच में, तो बेसिकली यार भाई ये तो टूट रहा है फंक्शन, मजाक कर रहे हो क्या, ये कंटिन्यूस नहीं है। ये तुमने केसेस कैलकुलेट करे, इसमें ये भी आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे टूटे हुए फंक्शन आ रहे होंगे। तो मेरे भाई ये एक्चुअली में नहीं टूट रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने अलग से भी एक बार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको बड़े ध्यान से देख लेना। वैसे यहाँ पे भी समझ ही लो। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा जो 10x होता है वो π/2 पे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, वो डिपेंड करता है अगर π/2 डोमेन में है कि नहीं। अगर π/2 तुम्हारी डोमेन में नहीं दे रखा है, तो 10x की कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करेंगे π/2 पे। फॉर द सेम रीज़न इस केस में अगर हम बात करें, तुम बोलोगे 1 पे टूट रहा है, 2 पे टूट रहा है, 3 पे टूट रहा है। अरे 1 2 3 पे चेक ही नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। देख भाई डोमेन ये दे रखी है, डोमेन इज एस। जिस पॉइंट पे डोमेन में ही नहीं है जो पॉइंट, उस पर तुम चेक भी क्यों कर रहे हो। बाकी सारे पॉइंट्स पे चेक करो ना, बाकी सारे पॉइंट्स पे बिल्कुल कंटिन्यूस है भाई, चेक कर लो। अगर तुम्हें क्लोज पॉइंट कंटिन्यूटी पता हो, तो लेट से ए से बी में हमारा कोई फंक्शन जा रहा होता है,
ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ये ए होता है और ये हमारा बी होता है। तो ए से बी अगर कोई फंक्शन जा रहा होता है तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, क्योंकि इससे पीछे कुछ है ही नहीं, है ना, इसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो हम सिर्फ आगे के पॉइंट पे देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए आर एच एल के इस केस में। दैट इज़ वाई अगर हम π/2 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं 10x की डोमेन में, तो हमारा 10x जो है लाइक कंटिन्यूस होता है बेसिकली। π/2 पे तो बोलूंगा ही नहीं ना, ये नहीं बोलूंगा π/2 पे कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि π/2 डोमेन में नहीं है तो π/2 पे चेक भी हो करना है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है 64 हमारे पॉसिबल फंक्शन आएंगे जो कि कंटिन्यूस होंगे उनकी गिवन रिस्पेक्टिव डोमेन में, ठीक है, फंक्शन की गिवन रिस्पेक्टिव डोमेन में, विच इज एस। कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज ये सेंसिटिव पॉइंट था। ये सेंसिटिव लाइक ज़्यादातर लोगों का यही गलत हुआ होगा, शायद उन्होंने बाकी सारे ऑप्शन सही टिक कर लिए होंगे। अब एट मोस्ट 20, भाई सबसे बड़ा लफड़ा इसी का है। आई फील ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इसमें बहुत बैंड बजी होगी। एट मोस्ट 20 का मतलब है कि 20 से ज़्यादा तो नहीं है, इसकी कहना चाह रहा है, इसका मतलब है 20 से कम, 120 से कम, सॉरी 20 बोल रहा था मैं बार बार, इसका मतलब है 120 से कम, ठीक है, मतलब 120 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 120, समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है मैक्स वैल्यू 120 है, ये बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 120, मतलब समझ रहे हो 120 से कम। तो कभी एटमोस्ट दिख जाए तो उससे बच के रहना। इसीलिए ये आंसर भी हमारा सही होगा कि हाँ भाई 120 से तो कम ही है आंसर। आंसर अगर हमारा 130 आता तो हमारा लाइक ये गलत हो जाता, आंसर हमारा 115 आता लेट से, तो भी ये सही होता, बिकॉज वो बोल रहा है 120 से कम, है ना। ये तुम्हारे लिए लिख दिया है मैंने एटमोस्ट का मतलब। तो भाई बच के रहना ऐसे लैंग्वेज ट्रैप से। मैथ से ज़्यादा बंदे ने थर्ड ऑप्शन में इंग्लिश का सवाल बना दिया है वो। तो मुझे भी इस तरह की ट्रिक्स पसंद नहीं आती जब तुम इंग्लिश पे खेल रहे होते हो। बच्चा जब इंग्लिश से फेमिलियर ही नहीं है तो वो क्या आंसर देगा। मैथ क्या लगी इसमें एटमोस्ट में, अगर कोई यहाँ तक डिडक्ट भी कर ले 64 आ जाए और बोले यार एटमोस्ट 64 होना चाहिए तब ये सही होगा, ये कन्फ्यूज़ होकर वो गलत मार्क कर देगा। बट मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है ये चीज़ कि भाई इंग्लिश की पेपर थोड़ी है, मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लॉजिक पे बात कर, मैंने निकाल दिया ना 64। बट एनीवे पेपर में आया तो कौन लाइक मतलब ऐसे फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, सवाल सही करना पड़ेगा। और 1500-1600 लोगों ने सही भी किया है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने पूरा करेक्ट किया है। ऑल राइट, अब तो फिर यार बहुत आसान सवाल रह जाता है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल, ये भी हमारा सही होगा बिकॉज हमने कंटिन्यूस फंक्शन अगर प्लॉट करने की कोशिश करी थी। तो एक और बार मैं ग्राफ बना देता हूँ इस तरह से हमारे फंक्शन से। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये खाली गोले 0 और 1 पे छोड़ता हूँ, और अगले में भी कोई रैंडम स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ जो ऑब्वियसली y बराबर 0 या y बराबर 1 या y बराबर 2 या y बराबर 3 में से कोई एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। और यहाँ से यहाँ तक ये बनाता हूँ, ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, नहीं मैंने फिर गलत कर दिया, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, और 3 और 2 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, डोमेन भी नहीं होगी, 3 पे खाली गोला होगा, और 3 पे लेट से अपन इसको कोई और नंबर दे देते हैं, और ये इस तरह से 4 तक जाएगा। तो इनको भी लेवल कर देते हैं, ये तो हमारा y बराबर 0 ही है, ये हमारा 1 हो जाएगा, इसको अपन 2 बोल देते हैं। और 3 पे लेट से मैंने कोई भी कंसिडर नहीं किया, कुछ मैं 3 पे कंसिडर भी कर सकता हूँ, चाहता तो मैं इसको 3 पे भी बना सकता था, इस तरह से मर्जी है वो कोई भी कर लो। मैं तो एक के लिए प्रूव कर रहा हूँ, सबके लिए सेम ही होगा, सबका नेचर सेम है, सब इस तरह से टूट फूट रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा बिकॉज देखो हम डिफरेंशिएबिलिटी तो उसी पॉइंट पे चेक करेंगे ना जिस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब तुम बोलो यार भैया 1 मिनट यार क्या बात कर रहे हो भैया, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। अरे भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करते डोमेन में। बीच में देखना, डोमेन में देख, 3 से 4 के बीच में देख, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। 1 से 2 के बीच में देख डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं कि भाई इसमें भी देख है कि नहीं भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। समझ रहे हो मेरी बात। डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का बहुत तगड़ा प्रिंसिपल इसने यूज़ कर लिया बच्चों को फंसाने वाला। तो बढ़िया सवाल था, इसके लिए जो भी आईआईटी के प्रॉफ्स ने बनाया उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह के सवाल और आने चाहिए। इस तरह के सवाल यार हमारी मॉड्यूल्स में बहुत होने चाहिए। मॉड्यूल्स में कम होते हैं जो एज केसेस पे खेलते हैं ना, जहाँ पर बच्चा मेनली इल्यूजन में फंस रहा होगा, तो इस तरह के मॉड्यूल्स में भी हो सकते हैं, तो बच्चे को भी पढ़ने में मजा आएगा। बट अगेन आई फील कि बहुत सारे लोग बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं कर पाते मैथ में, तो वो इस तरह के सवालों की क्या प्रैक्टिस करेंगे। तुम मुझे एक बार अपना एक्सपीरियंस बताना, अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, है ना। सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ इन वीडियोस के मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सवाल, लाइक क्यों तुम इस सवाल को नहीं कर पाए, अगर तुम कर पाए। आई मीन टू से कि अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, है ना। क्या इस तरह के सवालों की कमी रहती है, या फिर तुम रटते ज़्यादा हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कम करते हो, तुम थ्योरी में बहुत कम डेल्व इन करते हो, क्या रीज़न है, ऐसा क्या रीज़न है कि तुम इसको नहीं सॉल्व कर पाए, और कर पाए तो क्यों कर पाए ये भी बताना। कर पाए तो यार आई रियली रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अगर तुमने इस सवाल को पहली बार किया है, बिकॉज आई फील बहुत कम लोग कर पाएंगे, और तुम कर पाए तो तुम्हारा लॉजिक बहुत अच्छा है। आई रियली रिस्पेक्ट इट। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। भाई सारे सवाल देखते रहना, हम सिर्फ सवाल डिस्कस नहीं कर रहे होते, सवाल के आसपास की सारी चीज़ें, सारे चीज़ों के चिथड़ उड़ाने की कोशिश करते हैं, और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, एडवांस के पेपर के बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर सवाल हमने देखे हैं पेपर में आसान ही आते हैं, इस तरह के सवाल बहुत कम होते हैं। 50% पेपर बहुत ईजिली क्रैकेबल होता है अगर किसी ने ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस कर रखी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर तुम्हें एक्चुअली में JEE एडवांस लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग को मास्टर करना है,
तो तुम एक मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है सेट ऑफ 60, जहाँ पर हर चैप्टर के अपन 60 सवाल जो है सॉल्व कर रहे होते हैं, विच इज़ ओनली अवेलेबल फॉर 12th एज ऑफ नाउ, 12th क्लास के टॉपिक्स के लिए। तो तुम उस प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर हर चैप्टर के 60 प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चन अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे एक्चुअली में बच्चा अपनी डीप थिंकिंग को बिल्ड कर पाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करिकुलम इस तरह का रहता है कि तुम्हें सिर्फ रोज़ 2 सवालों की वीडियो देखनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है दिमाग पे, और धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करोगे 2-3 महीने में तुम एक्चुअल डीप थिंकर बन जाओगे। ऐसे सवाल तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे, बस ये रहेगा कि हाँ भाई और सवाल सॉल्व करने वाले, कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए इशू नहीं रहेगा। घूम फिर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस तुम्हें नए नए डिडक्शन टाइप से अवेयर होना होगा, बट कॉम्प्लेक्स सवाल तुम इतने सॉल्व कर लोगे, इतनी डिटेल में समझा रखे हैं दैट in very like in first 2-3 months you'll realize the difference. All right, that's all for this one guys, see you in the next one.